अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है। कल से उनके इंटरव्यू के बड़े चर्चे हैं, बिलखुसूस हमारे दोस्त असद तूर की जानिब से कल अपने वीलॉग में ये दावा किया गया कि शेख रशीद अहमद के दौरान इंटरव्यू तशद्दुद किया गया, उनको कॉलर से पकड़ा गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरहाल उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है ये आने वाला वक्त ही आगे चल के इसको साबित करेगा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए मुनीफ फ़ारूक ने आज समा टीवी पे इंटरव्यू के दौरान, और उन सवालात के बड़े ही दिलचस्प जवाब दिए, और उन सवालात से और उन जवाबात से नतीजा आपने खुद अख़ज़ करना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पहला सवाल, शेख रशीद अहमद साहब इतने अरसे से आप कहाँ थे? शेख रशीद अहमद के से पूछे गए इस सवाल पे मुनीफ फ़ारूक ने कहा कि मैं 40 दिन तक चिल्ले के लिए गया था तबलीगी जमात के साथ। फिर मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि ये बताएं कि ये जो चिल्ला है ये सख्त था या आसान था? तो उस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि चिल्ला बड़ा सख्त था। फिर उसके बाद मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि आप चिल्ले पे जा रहे हैं? शेख रशीद ने कहा जी कि मैं तो खामोशी से चला गया था। फिर एक सवाल शेख रशीद अहमद से ये भी पूछा गया कि आप राशिद शफ़ीक को बता देते अपने भांजे को, क्योंकि वो तो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया और कहा जी कि शेख रशीद साहब लापता हो गए हैं। तो कह रहे हैं हाँ जी, उनको तो मेरी बड़ी फ़िक्र थी और वो मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। फिर मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि इस चिल्ले में आपको किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तो उसका जवाब शेख रशीद अहमद ने ये दिया जी कि नहीं जी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ने मेरे साथ ताउन किया और वज़ू वाले जो है वज़ू करने के लिए सामान दिए, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल बताई। फिर मुनीफ फ़ारूक ने एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो बातें आप कह रहे हैं क्या मैं उन पर यकीन कर लूँगा? तो उस पर शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुझे पता है कि आप जो है वो इसके ऊपर हो सकता है यकीन न करें। फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद ने कहा जी कि मैं तो जनाब फ़ौज के साथ रहा हूँ, सारी ज़िंदगी मेरी पॉलिटिक्स जो है वो फ़ौज के साथ ही रही। तो मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि आप तो अलन ऐलान कहते थे जी कि आप फ़ौज के तर्जमान हैं, तो फ़ौज के तर्जमान को भी चिल्ले पे जाना पड़ा, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस पर शेख रशीद अहमद ने जवाब दिया कि सच पूछें तो आपने मेरे दिल की बात की है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी फ़ौज के साथ काम किया है। फिर उसके बाद एक जब सवाल किया कि पिछले 30 दिनों में आपको एहसास तो हुआ होगा कि घर घर ही होता है, तो शेख रशीद ने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मुझे इस बात का एहसास तो हुआ है कि घर घर ही होता है। फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद ने कुछ जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, उसके बड़े वसी मकासद थे, यानी उसके सियासी मकासद नहीं थे, कुछ बड़े ही वसी किस्म के मकासद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी गलती थी वो मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं इस वक्त आसिम मुनीर, उनको छेड़ना था, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने यह भी कहा कि मुझे ट्विटर ले डूबा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ सिवाय ट्वीट के और कुछ नहीं निकला, मेरे बड़े मिलियंस में फॉलोवर हैं ट्विटर के ऊपर, तो मुझे तो ट्विटर चलाना ही नहीं आता। तो उस पर मुनीफ फ़ारूक ने पूछा कि क्या आप ये ट्वीट खुद नहीं करते रहे? तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो बताता तो मैं ही रहा हूँ, तो मेरे कहने पे ही वो लिखता रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने 4 से 5 मरतबा एक मुतालबा बार बार दोहराया। शेख रशीद अहमद ने ये कहा कि जनाब जो 9 मई के वाक़यात हैं इसकी तो मैं मज़म्मत की, फिर दोबारा मज़म्मत की, और शेख रशीद ने कहा कि 9 मई के वाक़े की तो हर जुमे के खुतबे में मज़म्मत होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो ये बेगुनाह लोग हैं वो या जो लोग गुनाहगार हैं उनको आम माफ़ी मिलनी चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ फ़ौज से भी कि वो इन लोगों को आम माफ़ी जो है उनको दे दे, यानी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। 4 से 5 मरतबा ये बात बार बार कही, और ये कहा कि चिल्ले के दौरान मैंने ये बात तय की थी कि मैं जो है ये कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से 9 मई के वाक़यात की रोशनी में जो अफराद गिरफ़्तार हैं या वो लोग जो हैं उनको आम माफ़ी मिल जाए।
وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے، اور پھر پالیٹکس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میں پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن یا سیاست جو ہے اس کو جاری رکھوں گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میری ایک سیٹ ہے اور میں اس ایک سیٹ پہ قلم دوات کے جو نشان ہیں، انتخابی نشان، اس کے اوپر الیکشن لڑوں گا. کچھ اور واقعات کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ جب یہ سائفر والا ایشو ہو رہا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے، تو میں نے 2 مرتبہ عمران خان سے کہا کہ میرے ذاتی مراسم ہیں، تو جو آپ جن 3 لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں مجھے بھی آپ اجازت دیں، میں بھی جا کے بات کرتا ہوں. اور عمران خان نے دونوں مرتبہ مجھے منع کر دیا، اور جو مذاکرات کرتے رہے ان تینوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ 9 مئی کے واقعات تھے، اور 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کافی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا، اور اس میں شیخ رشید احمد نے یہ ضرور کہا کہ وہ پالیٹکس جاری رکھیں گے اور قلم دوات کے ساتھ ہی وہ ان کی وابستگی رہے گی. اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد نے اس انٹرویو میں اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ لڑائی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جو فوج کا کام ہے وہ انہی کو ہی کرنا چاہیے. اس معاملے میں سیاستدانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور اس انٹرویو میں پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد نے بعض جگہوں کے اوپر ہمیں وہ کافی جذباتی بھی نظر آئے، اور انہوں نے کچھ گفتگو کے دوران ان کی آواز بھی ایک مرتبہ اس میں ہمیں دکھ یا افسوس کا لہجہ فیل ہوا. اور پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا کہ پالیٹکس میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا جس طرف عمران خان گئے، اور عمران خان بنیادی طور کے اوپر ایک ضدی پولیٹیشین ہے. اور پھر اس کے بعد اس ضد کی وجہ سے ہی جو یہ سلسلہ ہے یہ سارا اس نہج تک پہنچا. اب اس انٹرویو میں ایک چیز تو بہرحال واضح ہوئی کہ جو ہم نے ماضی کے کچھ اس سے پہلے یعنی جو انٹرویوز تحریک انصاف کو چھوڑنے والے سیاسی لیڈران کی جانب سے دیے گئے، اس میں جو باتیں کہی گئیں اس طرح کی باتیں اس انٹرویو میں نہیں تھیں. اور جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے، مثال کے طور کے اوپر فاروق حبیب کی بات کریں تو انہوں نے تو عمران خان کو شیطان تک کہہ دیا. فیاض الحسن چوہان نے بھی بہت کچھ کہا، پھر اس کے بعد صداقت عباسی نے بھی بہت کچھ کہا، تو عثمان ڈار نے بھی بہت کچھ کہا. لیکن ہمیں اس انٹرویو میں وہ والی باتیں بہرحال نظر نہیں آئیں. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.